Hi guys, how are you? कैसे हैं आप लोग? Hope so you all are good and fine. So guys, welcome to all of you at my YouTube channel. And as you all know that we were doing amendment series of income tax for the students appearing in May or June 2021. मैंने आपसे कहा था कि हम लोगों पे Finance Act 2020 is applicable now, and due to which yes we have lots of amendments in income tax as well as in GST. बट क्योंकि हमने पहले इनकम टैक्स उठा रखा है एंड ऑलरेडी वी हैव टेकन 2 क्लासेस एंड दिस इज़ माय थर्ड क्लास, उम्मीद करता हूँ कि पहली 2 क्लासेस जो मैंने आपको दी थी वो आपने देख ली होंगी। नहीं देखी तो प्लीज़ उसको ज़रूर देखिए, बिकॉज आपके इस एग्ज़ाम के अंदर अमेंडमेंट बेस्ड पेपर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है, ठीक है सर। अब हम आज करेंगे अमेंडमेंट क्लास नंबर 3। सर टुडेज क्लास विल बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेदर यू आर इन CA, CS और CMA। सर आपको मैं बता दूं कि आज की जो क्लास मैं आपको दूंगा वो 5 to 10 मार्क्स आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाली है। ठीक है जी, आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज एक्सपेक्टेड, आई एम सेइंग दिस इज गोइंग टू बी श्योर शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस अमेंडमेंट। क्लियर है? और जो अमेंडमेंट आज हम कवर करेंगे दैट विल बी फ्रॉम डिविडेंड टैक्सेशन। ठीक है जी, डिविडेंड टैक्सेशन, राइट। तो अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे? सर डेफिनेटली पहले मैं आपको पुराना लॉ याद कराऊंगा, फिर उसके बाद हम उसके अंदर चेंजेस पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि उसको हमें कितना कहाँ कहाँ पे चेंजेस लाया गया था। ठीक है जी, चलो पुराना लॉ क्या था आइए देखते हैं जरा। देखिए पुराने लॉ में आपको ये बताया गया था कि डिविडेंड को हमने 2 पार्ट्स में ब्रेक करा। पहला, अगर हमें डिविडेंड मिलता है फ्रॉम एनी फॉरेन कंपनी, ठीक है जी, और फिर हमने पढ़ा था डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी। ठीक है जी, बड़े आराम से देखना है आपने, डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी। अब डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी में मैंने ऊपर लिख दीजिए दिस इज ओल्ड लॉ, ताकि आपको पहले याद आ जाए कि आपने पहले क्या पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि जो भी फॉरेन कंपनी से हमें डिविडेंड मिलता था उसके लिए ये टैक्सेबल होता था इन हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स। अंडर विच हेड? IOS। ठीक है जी, और एनी डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी को हम लोग 2 पार्ट्स में ब्रेक करते थे। एक होता था एक्चुअल डिविडेंड और एक होता था डीम्ड डिविडेंड। ठीक है बेटा, अब वो डीम्ड डिविडेंड कौन सा होता था? ओहो, डीम्ड डिविडेंड में आपने 5 पढ़े थे बच्चे, 222A, 222B, 222C, 222D, और इसके लिए कलर चेंज कर लेना 222E। ठीक है ना, आपने इस तरह से डिविडेंड का चैप्टर पढ़ा था। अब आपको क्या पढ़ाया गया था? अच्छा ये बच्चा कहता है ये कौन सा था, मैं याद करा देता हूँ। अगर कोई एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते थे टू द शेयर होल्डर टू द एक्सटेंट कंपनी पोसेसेस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट, उसको हम डीम्ड एज डिविडेंड मानते थे। यहाँ पर अगर कोई डिबेंचर, डिबेंचर सर्टिफिकेट्स या फिर बोनस, बोनस किसको? टू प्रेफरेंस, इसको माना जाता था डीम्ड डिविडेंड टू द एक्सटेंट कंपनी पोसेसेस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। 222C में आपने पढ़ा था एसेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी को भी डीम्ड डिविडेंड माना जाता था टू द एक्सटेंट कंपनी पोसेसेस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। 222D में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई अमाउंट पे किया जाता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ रिडक्शन इन शेयर कैपिटल, ठीक है जी, अगर कंपनी कोई अमाउंट पे कर रही है टू द शेयर होल्डर्स
ड्यू टू रिडक्शन इन शेयर कैपिटल, तो वो भी डीम्ड एज डिविडेंड टू द एक्सटेंट कंपनी पोसेसेस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। और ये जो आपने पढ़ा था लास्ट वाला, ये आपने पढ़ा था कि अगर कोई क्लोजली हेल्ड कंपनी किसी भी शेयर होल्डर को होल्डिंग नॉट लेस देन 10% ऑफ द वोटिंग पावर लोन या एडवांसेस देती पाई गई टू द एक्सटेंट कंपनी पोसेसेस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, कुछ याद आ रहा है? हम इन सबको मानते थे डीम्ड डिविडेंड। सर ये पुराना लॉ है, मैं मान के चल रहा हूं कि मैंने पढ़ाया हुआ है, आप मुझसे नहीं पढ़े, जहां पढ़े थे उन्होंने पढ़ाया होगा, तो ये आपने पढ़ा होना चाहिए, बिकॉज मैं आपको पुराना लॉ पढ़ा नहीं रहा, मेरे को सिर्फ आपको बताना है अमेंडमेंट क्या है। क्लियर है ना? ठीक है सर। अब हमने ये पढ़ा था कि जो पुराने लॉ में आपको टैक्सेशन पढ़ाया गया था, ओल्ड लॉ में, आपको याद होगा 1034 सेक्शन 115(O)(1 कुछ इस तरह से हमने पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि जो भी एक्चुअल डिविडेंड होता है प्लस जो भी डीम्ड डिविडेंड होता है अंडर सेक्शन 222A, B, C और D, E नहीं लेते थे हम, ये सभी डिविडेंड्स 1034 में एग्जम्प्ट होते थे इन हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। उम्मीद करता हूं आपको याद आ रहा होगा, ये सब डिविडेंड एग्जम्प्ट होते थे इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। और 115(O)(1 में कंपनीज वर रिक्वायर्ड टू पे एडिशनल टैक्स। कुछ याद आ रहा है हमें? कंपनीज को पे करना पड़ता था एडिशनल टैक्स, अगर आपको याद हो तो वो भी हमने पढ़ा था, 15% प्लस सरचार्ज प्लस HEC। ये आपने पुराना लॉ पढ़ा था, ठीक है। और फिर आपने ये भी पढ़ा था, इसके अंदर एक सेक्शन हमने इसमें और जोड़ा था 115 BBDA, जिसमें आपको ये कहा गया था कि अगर एग्रीगेट ऑफ डिविडेंड एक्सीडिंग 10 लाख होगा इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर, तो फिर हम लोग क्या करते थे, 10 लाख से ऊपर जो भी होगा क्या वो भी शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होगा। तो डिविडेंड एक्सीडिंग 10 लाख टैक्सेबल होता था इन हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर एट द रेट ऑफ 10%। कुछ ऐसा लॉ था, अगर आपको याद हो, पुराना वाला। तो पुराने वाले लॉ में ना हम ऐसे ही बोलते थे बच्चों को कि एक्चुअल डिविडेंड और डीम्ड डिविडेंड 222A, B, C, D, ये 5 डिविडेंड ऐसे होते हैं जो शेयर होल्डर के हाथ में 1034 में एग्जम्प्ट होते हैं। और फिर हम ये बोलते थे कि जो 222E वाला डिविडेंड है वो शेयर होल्डर के हाथ में क्या होता है, टैक्सेबल होता है। जो शेयर होल्डर के हाथ में एग्जम्प्ट था उस पर कंपनी पे करती थी CDT 115(O)(1 के अंदर, याद आ रहा है। प्लस शेयर होल्डर को भी टैक्स देना पड़ सकता है अगर एग्रीगेट ऑफ डिविडेंड जो उसने ड्यूरिंग द ईयर रिसीव करे थे, अगर वो 10 लाख से अधिक थे, तो जितना वो 10 लाख से ऊपर होगा उस पर उसको 10% के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ता था। ये हमने पुराना लॉ पढ़ा था। सर उम्मीद करता हूँ पुराना लॉ हमें याद आ गया है, क्योंकि अब मैं इसके अंदर डालने जा रहा हूं न्यू लॉ। नया लॉ क्या कहता है, आइए देखते हैं जरा। न्यू लॉ यानी कि जो हमारी अमेंडमेंट है वो अब हम लिखने जा रहे हैं। यहां से आपको अमेंडमेंट दिख जाएगी आपकी। लॉ ने यहां पर सबसे पहले तो 115(O)(1 को एबॉलिश कर दिया। 10 क्लॉज 34 एबॉलिश्ड। 115 BBDA एबॉलिश्ड। लो जी, लो जी, इसका मतलब नो एडिशनल टैक्स टू बी पेबल बाय द कंपनीज नाउ,
nothing is exempted now in the hands of shareholders. तो सर अब लॉ क्या है? वेरी सिंपल, वेरी सिंपल लॉ. लॉ क्या है कि नाउ ऑनवर्ड, लिख लीजिए, with effect from 1st April 2021, that is assessment year 21-22, लिख लीजिए, जो भी इनकम होगी बाय वे ऑफ डिविडेंड टैक्सेबल हो जाएगी इन हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स. लो जी सर, इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो कि अब से फ्रॉम असेसमेंट ईयर 21-22 यानी कि प्रीवियस ईयर 2021 जो भी डिविडेंड इनकम हमें रिसीव होगी दैट विल ऑलवेज बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ रिसिपिएंट यानी कि शेयर होल्डर. फिर वो चाहे एक्चुअल डिविडेंड हो, चाहे वो डीम्ड डिविडेंड 222 ए बी सी डी ई कुछ भी हो, क्या वो शेयर होल्डर के हाथ में ही टैक्सेबल होगी. ये है सबसे मेजर अमेंडमेंट. अब कई बार बच्चा पूछता है सर ऐसा क्यों हुआ? सर देखिए, हम लोग ना वैसे शुरू से ही बोल रहे थे कि लॉ यही होना चाहिए था, लॉ यही होना चाहिए था. देखो कैसे, प्रैक्टिकली देखो जरा, अगर हम ये बात करें कि कंपनी ने मान लो 10 लाख रुपए अर्न करे, ठीक है जी, 10 लाख रुपए अर्न करे, और अगर उस 10 लाख में से अगर मान लो आपको नहीं लग रहा कि 10 लाख रुपए अर्न करने पर पहले वो 3 लाख रुपए टैक्स पे करती है, तो कितना बचता है उसके पास? 7 लाख. और अगर वो 7 लाख में से कुछ डिविडेंड बांट दे तो उस पर भी क्या उसको सीडीटी पे करना पड़ता था? डोंट यू थिंक सो कि आप एक ही इनकम को बार बार टैक्स कर रहे थे? बिल्कुल. तो इसीलिए अब लॉ को ऐसा लगा कि ये जो बर्डन कंपनीज पर ज़्यादा आ रहा है, क्यों ना हम इसको शिफ्ट करके किस पर डाल दें? शेयर होल्डर्स पे डाल दें, तो जिसकी इनकम वही उसको पे करे. तो इट वॉज लाइक दैट. अच्छा, वैसे भी अगर आपने जब से निर्मला सीतारमन जी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर बने, आपने नोटिस किया होगा मैट के रेट्स कम किए गए, तो कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है कंपनीज को स्ट्रेंथन करने की. तो अगर कहीं पर भी ऐसा लग रहा है कि कंपनीज के ऊपर अनड्यूली ज़्यादा टैक्सेशन बर्डन्स आ रहे हैं, सो दे आर ट्राइंग टू रिड्यूस दोज टैक्स बर्डन्स, एट द सेम टाइम उनका रेवेन्यू लॉस ना हो, ये भी कोशिश की जा रही है. तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, ये कॉन्सेप्ट कंपनीज से हटाकर ये बर्डन किस पे डाल दिया बेटा? शेयर होल्डर्स पे. तो इसका मतलब आज अगर कोई आपसे न्यू लॉ में पूछता है कि बताओ डिविडेंड विल बी टैक्सेबल किसके हाथ में, तो आपने क्या बोलना है? इट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर वेदर सच डिविडेंड इज रिसीव्ड फ्रॉम द डोमेस्टिक कंपनी और इट इज रिसीव्ड फ्रॉम द फॉरेन कंपनी. सिंपल हो गया यहाँ तक? ठीक है सर. अब चाहे वो एक्चुअल डिविडेंड हो, चाहे वो डीम्ड डिविडेंड हो, अंडर सेक्शन 222 ए बी सी डी ई, समझ आ गया? अब बच्चा कहता है सर एक बात बताओ, पुराने लॉ में जब हम पढ़ते थे तो डिविडेंड जब हम टैक्स करते थे कंपनीज के हाथ में तो एक स्पेशल रेट होता था, तो क्या यहाँ पर भी कोई स्पेशल रेट है? तो लिख लीजिए, डिविडेंड विल बी टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स एट नॉर्मल रेट्स. अब बच्चा कहता है सर ये नॉर्मल रेट्स क्या होते हैं? सर ये आपको पूछना तो नहीं चाहिए, बताओ नॉर्मल रेट्स क्या होते हैं? इंडिविजुअल्स के लिए नॉर्मल रेट्स का मतलब क्या होता है? स्लैब रेट्स. इंडिविजुअल्स के लिए नॉर्मल रेट्स का मतलब क्या होता है? स्लैब रेट्स. क्लियर है? ठीक है सर. अब सेक्शन 194, आराम आराम से कनेक्टिविटी देखते रहिएगा, फिर मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको, ठीक है ना? अब सेक्शन 194 टीडीएस के अंदर चलते हैं. टीडीएस में ये कहा गया, टीडीएस का चैप्टर कहता है कि अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी किसी रेजिडेंट पर्सन को डिविडेंड पे करती है, मैं रिपीट करूंगा, अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी किसी रेजिडेंट को क्या पे करती है? डिविडेंड पे करती है, तो वो टीडीएस काटेगी 10%. हाँ जी, कितना टीडीएस कटेगा?
10%। मैं रिपीट करूंगा, क्योंकि अभी क्या होगा, जब क्वेश्चन आएगा ना पेपर में, तो ये सारे सेक्शंस कनेक्ट होकर आएंगे, ठीक है ना। आपको क्वेश्चन कैसे आएगा मैंने कहा मैं कराऊंगा, लेकिन आप पहले कनेक्टिविटी चेक करो। मैं लॉ धीरे 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 बढ़ा रहा हूँ, आप देखना, फिर उसके बाद यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट अ वेरी गुड क्वेश्चन जो मैं कराऊंगा आपको, एंड दैट क्वेश्चन इज एक्सपेक्टेड इन योर एग्जाम। क्लियर है ना। सब कुछ आज डिविडेंड से रिलेटेड बात करेंगे हम जो भी बात करेंगे दैट इज ऑल अबाउट डिविडेंड्स, ठीक है ना। देखो, अब उन्होंने कहा कि 194 के अंदर क्लियर किया गया कि जब भी कोई कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी, क्या बांटती पाई गई, डिविडेंड्स, किसको, रेजिडेंट्स को, तो वो उस डिविडेंड पे क्या काटेगी, टीडीएस, कितना, 10%। क्या यहां तक क्लियर? हाँ सर क्लियर है, ठीक है। लेकिन नो टीडीएस इन गिवन केस, ठीक है जी। टीडीएस नहीं काटना कुछ पर्टिकुलर केसेस के अंदर। इफ डिविडेंड इज पेड टू इंडिविजुअल, अगर आप डिविडेंड किसको पे कर रहे हो, इंडिविजुअल को, तो आपने टीडीएस नहीं काटना। इन एनी मोड अदर देन कैश। मैं रिपीट करूंगा, आमतौर पे तो हम यही पढ़ेंगे कि टीडीएस 10% काटना है, लेकिन इस पर छूट मिल जाएगी कब, अगर कंपनी डिविडेंड किसको दे रही है बच्चे, इंडिविजुअल्स को दे रही है, और किस मोड में दे रही है, एनी मोड अदर देन कैश दे रही है। आगे लिखेंगे, एंड सच अमाउंट लेस देन इक्वल टू 5000, मतलब वो 5000 से ज्यादा का डिविडेंड नहीं होना चाहिए। नोट कर लीजिए आप, तो उस केस में आपको ये टीडीएस नहीं काटना, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन मैंने कहा मैं कराऊंगा, आप पहले नोट कर लीजिए। नो टीडीएस इन द गिवन केस। अच्छा, पता है आपको 194 का प्रोविजन पहले भी था। तो बच्चा कहता है सर आप जब पहले डिविडेंड पढ़ाते थे तो 194 का जिक्र ही नहीं करते थे। सर नहीं करते थे, रीजन सुनो क्यों। क्योंकि पहले क्या होता था, शेयर होल्डर के हाथ में इनकम एग्जाम्प्ट होती थी, और एग्जाम्प्टेड इनकम पे टीडीएस कटने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन क्योंकि अब ये टैक्सेबल हो गई है, तो क्या वो टैक्सेबल इनकम पे टीडीएस कटेगा। तो क्या 194 सेक्शन पहले से था जरूर, लेकिन वो यूज में नहीं हो रहा था, लेकिन क्या अब वो यूज होना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल। तो आप लिख लीजिए इसको, ठीक है जी। अच्छा, अब मेरा अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन बता सकता है। अगर मैं ये कहूं कि मेरे को कंपनी ने टोटल डिविडेंड देना था 1 लाख, लेट्स से, ठीक है ना। प्रिज्यूम कर रहा हूं कि एक्स लिमिटेड को अपने शेयर होल्डर को 1 लाख रुपए का डिविडेंड पे करना था टू मिस्टर ए। अब आप मुझे बताओ, एज पर द न्यू लॉ क्या ये डिविडेंड मिस्टर ए के हाथ में अब टैक्सेबल होने वाला है? बिल्कुल। लेकिन आराम से देखेंगे, एक्स लिमिटेड जब मिस्टर ए को ये अमाउंट पे करेगी, सारा पे करेगी या टीडीएस काटेगी? सर टीडीएस काटेगी। कितना टीडीएस काटेगी? सर 10,000 का टीडीएस कटेगा। बिल्कुल सही। तो एक्स लिमिटेड मिस्टर ए को पे कितना करेगी? सर 90,000 पे करेगी। वेरी सिंपल, बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन क्या, ध्यान से सुनना। नो डाउट मिस्टर ए को रिसीव्ड हुआ है 90,000 रुपए, जो कि नेट ऑफ टीडीएस है। बिल्कुल सही है, जो कि नेट ऑफ क्या है, टीडीएस। अब आप में से कौन बता सकता है कितना अमाउंट विल बी टेकन इन ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर ए? कोई बता सकता है मिस्टर ए की ग्रॉस टोटल इनकम में कितना अमाउंट आप लोगे? देखो, रिसीव हुआ है 90,000 विच इज नेट ऑफ टीडीएस, विच इज नेट ऑफ टीडीएस। क्वेश्चन मेरा ये है कि आप बताओ कि उसकी जीटीए में कितना आएगा। एनीबडी? सर अगर 90,000 नेट ऑफ टीडीएस है, अगर 90,000 क्या है, नेट ऑफ टीडीएस, तो अमाउंट जो रिसीव्ड होगा उसको हम ग्रॉस अप करेंगे। वेरी गुड, ये टीडीएस के चैप्टर में आपने सीखा हुआ है। तो कितना आएगा बताओ? सर 90,000 डिवाइड बाय 0.9, क्योंकि 90% हो गया ना जो रिसीव हुआ है, तो आपकी जीटीआई में कितना इंक्लूड होगा? 1 लाख रुपीस। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट समझ आता है। देखो, मैंने 3 चीजें बताई हैं। एज पर द न्यू लॉ डिविडेंड विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। वेरी गुड। सेकेंडली, क्योंकि अगर वो अमाउंट ऑफ डिविडेंड जो भी
कंपनी अब आपको देगी, क्योंकि वो शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल है, तो कंपनी अब से क्या काटेगी, डिविडेंड के ऊपर टीडीएस, कितना, 10%, सेक्शन 194 लगेगा। अच्छा, इसका मतलब मैं मान के चल रहा हूं कि जो रिसिपिएंट होगा, क्या उसको जो भी अमाउंट मिलेगा क्या वो नेट ऑफ टीडीएस होगा? हाँ सर। लेकिन जब वो अपनी जीटीआई के अंदर उस इनकम को लेके जाएगा तो वो कितना लेके जाएगा, जल्दी बताओ। सर वो लेके जाएगा अमाउंट आफ्टर ग्रॉसिंग अप। बहुत बढ़िया। अब ग्रॉसिंग अप करके कितना अमाउंट आएगा? सर क्योंकि 90,000 वॉज 90%, इंटू 100 करेंगे तो दैट विल गिव यू 1 लाख रुपीज। सर बहुत बढ़िया। तो यहां तक कनेक्टिविटी सही चल रही है हमारी? ठीक है। अब आगे देखेंगे जरा, अभी खत्म नहीं हुआ। अब बच्चा कहता है सर एक बात बताओ, पहले डिविडेंड इनकम शेयर होल्डर के हाथ में थी एग्जाम्प्ट, ठीक है, और आपने ये पढ़ाया था कि उसको कोई खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलता, ठीक है सर। लेकिन सर क्योंकि अब डिविडेंड इज गोइंग टू बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर, तो क्या हमें डिडक्शन मिलेगी ऑफ एक्सपेंसेस इन रिलेशन टू डिविडेंड? मतलब क्या वो जो डिविडेंड मेरे हाथ में आ रहा है, क्या उसमें से कुछ खर्चों का डिडक्शन मिलेगा? ये हम जानना चाह रहे थे लॉ से, ठीक है ना। अब इसके लिए हमने अमेंडमेंट देखी सेक्शन 57 के अंदर। 57 के अंदर आपको याद होगा आईओएस का जो सेक्शन था, 56, 57, 58 ऐसे पढ़ते थे आप। 56 चार्जिंग सेक्शन, 57 उन इनकम से रिलेटेड खर्चों का डिडक्शन, और 58 डिडक्शन नहीं मिलेगा, कुछ ऐसा पढ़ते थे हम। तो जब आपने मुझसे ये पूछा कि 57 यानी कि डिविडेंड से रिलेटेड अगर हमने कोई एक्सपेंसेस करे हैं तो क्या उनका डिडक्शन मिलेगा वाइल कंप्यूटिंग माय टैक्सेबल इनकम, तो अब ध्यान से सुनेंगे 57 क्या कहता है। नो डिडक्शन shall be allowed in relation to any expense। आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा इन रिलेशन टू एनी एक्सपेंस आउट ऑफ डिविडेंड इनकम। आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी एक्सेप्ट एक ऐसा खर्चा है जिसका डिडक्शन मिल सकता है, और वो क्या होगा, लिख लीजिए, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इंटरेस्ट एक्सपेंस इन रिलेशन टू इन्वेस्टमेंट subject to maximum of 20% of dividend income included in GTI before such deduction। आप लिख लीजिए, मैं आपको समझाता हूं अभी, ठीक है ना। प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, आपको समझ आ जाएगा। कहते हैं कि आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, आपको डिडक्शन मिलेगा लेकिन सिर्फ एक ही खर्चे का मिलेगा, और वो खर्चे का नाम क्या है, इंटरेस्ट एक्सपेंस का, जो कि आपने उस कंपनी के शेयर्स को खरीदने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहीं से पैसा रेज किया हो, और अगर आप उससे रिलेटेड कोई इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो वो इंटरेस्ट का डिडक्शन आप ले सकते हो, लेकिन वो भी मैक्सिमम कितना, 20%। क्या मतलब है इसका, अभी हम प्रैक्टिकली चेक करेंगे, ठीक है ना। चलो अब एक काम करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन पिक करते हैं जिसमें सारा कवर कर दूंगा जितना मैंने आपको अभी तक बताया, ठीक है ना। आई विल बी कवरिंग ईच एंड एवरी पॉइंट जो जो मैंने बताया। देखिए क्वेश्चन है, सपोज करो एक्स लिमिटेड एक डोमेस्टिक कंपनी है बेटा, ठीक है, और वो पे करती है सपोज 90,000 का डिविडेंड net of TDS to Mr. X who is resident in India, ठीक है। इसको हमने 90,000 का डिविडेंड पे करा नेट ऑफ टीडीएस, जो कि रेजिडेंट था इंडिया के अंदर, ठीक है सर। अब क्वेश्चन ये है, एक्सपेंसेस इनकर्ड by Mr. X
collection charges 50,000, interest expense 60,000, और क्वेश्चन है फाइंड आउट इनकम इंक्लूडेड इन जीटीआई, ठीक है, फॉर डिविडेंड्स। डिविडेंड के नाम की कितनी इनकम आपकी जीटीआई में इंक्लूड होगी, ये मेरा क्वेश्चन है। देखिए पुराना लॉ बहुत आसान था। पुराना लॉ अगर हम शेयर होल्डर के लिए करते थे ना, तो हम सिंपली क्या लिखते थे, सेक्शन 10 क्लॉज 34 लगाओ और डिविडेंड आपके हाथ में एग्जम्प्ट कर दो और खर्चों का डिडक्शन मिलता नहीं था, खत्म क्वेश्चन। लेकिन अब क्या होगा बताओ, सोचो सोचो सोचो, कैसे करेंगे हम। देखो सबसे पहले आपने लिखना है अमाउंट ऑफ डिविडेंड आफ्टर ग्रॉसिंग अप, तो वो कितना होगा, 90,000 डिवाइड बाय 1 माइनस टीडीएस रेट, 90,000 डिवाइड बाय 0.9 यानी कि 1 लाख, ठीक है ना। तो इसका मतलब जितना अमाउंट ऑफ डिविडेंड जीटीआई में आना चाहिए था वो था 1 लाख रुपीस। अब इसमें से माइनस करेंगे एक्सपेंस जो कि अलाउड किए जाएंगे अंडर सेक्शन 57। क्या सिखाया मैंने आपको कि सेक्शन 57 में 20% किसका, ऑफ डिविडेंड इनकम। अब डिविडेंड इनकम वो नहीं जो रिसीव हुई है, वो जो आफ्टर ग्रॉसिंग अप आपकी जीटीआई में गई है, ये ध्यान रखना, यानी कि 20,000, और जो भी आपने एक्चुअल में इनकर करा होगा, तो इनकर कितना करा है, 60,000, विच एवर इज लोअर। मतलब वैसे तो आपने 60,000 करा है, लेकिन हम 20% से ज्यादा दे नहीं सकते, तो हम आपको मैक्सिमम रिडक्शन कितना दे देंगे, 20,000। तो बताओ कितना आपका अमाउंट आपकी जीटीआई में टैक्सेबल होगा, 80,000। सिंपल, समझ आ गया ना। सो ये अब डिविडेंड बहुत इजी हो गया। वैसे मैं आपको बताऊं, कुछ भी नहीं करना अब आपने, सिंपली आपको हमेशा नेट ऑफ टीडीएस ही दिया होगा, तो पहले आप उसको ग्रॉसअप कर लेना। ग्रॉसअप करने के लिए डिवाइड बाय 1 माइनस टीडीएस रेट कर लेना। जो भी ग्रॉसिंग अप करके अमाउंट ऑफ डिविडेंड आएगा वो अमाउंट होगा जो जीटीआई में जाना चाहिए था। अब मुद्दा है कि डिडक्शन मिलेगा या नहीं, वो मैंने आपको बता दिया। डिडक्शन बिल्कुल मिलेगा, लेकिन दैट डिडक्शन इज रिस्ट्रिक्टेड टू कितना, 20% ऑफ द डिविडेंड इनकम और इंटरेस्ट एक्सपेंस विच एवर इज लोअर। मेरे ख्याल से यहां तक सब कुछ क्लियर हो गया है। तो जितना मैंने पढ़ाया क्या वो सब क्लियर हो चुका है, हाँ ठीक है ना। ठीक है सर, अब एक क्वेश्चन मैं और करूंगा एंड आई वांट कि वो आप लोग ट्राई करेंगे, ठीक है ना, आपने ट्राई करना है। लिखो बेटा क्वेश्चन। सपोज करो मिस्टर एक्स ने रिसीव्ड करा डिविडेंड एज फॉलोज, ठीक है जी। मान लेते हैं फ्रॉम एक्स लिमिटेड रिसीव करा 4,000 रुपये, फ्रॉम वाई लिमिटेड रिसीव करा 5,000 रुपये, ठीक है। और ये जो रिसीव करा है, ठीक है, अदर देन कैश, और ये भी जो रिसीव करा अदर देन कैश, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर आप प्लीज जरूर दीजिएगा नीचे। फ्रॉम जेड लिमिटेड रिसीव्ड करा लेट्स से 18,000, ठीक है जी। 18,000 रुपये रिसीव करा फ्रॉम जेड लिमिटेड, जो कि नेट ऑफ टीडीएस था, राइट। एंड फ्रॉम एबीसी लिमिटेड भी रिसीव करा है, सपोज करो 90,000 नेट ऑफ टीडीएस, ठीक है। बड़े आराम से देखिएगा जरा। और इन सभी के लिए उसने जो इन्वेस्टमेंट के लिए लोन्स लिए होंगे, उसका जो इंटरेस्ट एक्सपेंस आ रहा था वो आ रहा था लेट्स से 20,000, ठीक है। तो आपको ये बताना है कितना अमाउंट ऑफ डिविडेंड उसकी जीटीआई का पार्ट बनेगा। आपको मैं बता दूं, आप 90% बच्चे ना इस क्वेश्चन को गलत अटेम्प्ट करोगे, ठीक है ना, गलत अटेम्प्ट करोगे 90%। और यहाँ पे लिख देते हैं, चलो कलेक्शन चार्जेस भी हैं, सपोज करो 10,000। आपको बताना है कितना अमाउंट उसकी टैक्सेबल इनकम का पार्ट बनेगा। करके दिखा दो फटाफट से, आपको मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी से। वेरी गुड,
जल्दी जल्दी, वेरी गुड। तो जिसका हो गया नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर लिखता जाएगा, जिसका हो गया नीचे कमेंट बॉक्स में आप आंसर लिखेंगे। अच्छा, आप मेरे सॉल्व करने से पहले आंसर लिखिएगा, क्योंकि मेरे सॉल्व करने के बाद अगर आपने लिखा तो फिर वो बेकार है। सिर्फ आपको ये बताना है कि अमाउंट ऑफ डिविडेंड दैट विल बी इंक्लूडेड इन द जीटीआई आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस, ये आपने बताना है फटाफट से, फास्ट। सर अब इतना आसान हो गया ना ये, पहले इनफैक्ट मेरे को लगता है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट होता था, नाउ इट इज़ वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट। ठीक है, चलो 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 फटाफट से, वेरी गुड। चलो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो, सबसे पहले फ्रॉम एक्स लिमिटेड हम लोगों ने 4000 रिसीव करा। अब पता है आप लोगों ने क्या किया, चेक कर लो, आप सभी ने पता है क्या किया, आपने ना लिख दिया 4000, क्योंकि आपने बताया था 5000 तक अगर होता है टू एनी रेजिडेंट इंडिविजुअल और अदर देन कैश तो उस पर टीडीएस नहीं कटता। हाँ, तो इसका मतलब ये टैक्सेबल नहीं है। एक सेकंड, मैंने क्या बोला, टीडीएस नहीं कटता। रिपीट कर रहा हूँ, मैंने क्या बोला, टीडीएस। मैंने ये नहीं बोला कि वो टैक्सेबल नहीं होता, टैक्सेबल होगा। इसका मतलब क्या उसको ग्रॉसिंग अप करने की जरूरत है? नो रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रॉसिंग अप। बताओ क्यों? क्योंकि वहां पर टीडीएस नहीं कटता, तो जो मिला था क्या वही जीटीआई में चला जाएगा। मैंने ये कभी नहीं कहा कि अप टू 5000 एग्जम्प्ट होगा। सर 99% बच्चे सुनते गलत है, वो सोचते हैं कि सर ने ये कहा एनी अमाउंट ऑफ डिविडेंड रिसीव्ड बाय द, आप चेक कर लो, बहुत बच्चों ने गलत किया। यहाँ पे चैलेंज है मेरा, अपने आप हाथ खड़े कर लो जिस जिसने गलत किया है। ओके, अब आप मुझे बताओ, फ्रॉम वाई लिमिटेड, ये भी बहुत सारे बच्चों का गलत है। 5000 अदर देन कैश, बच्चा कहता है सर अप टू 5 तो एग्जम्प्ट था। नो, एग्जम्प्ट नहीं था, उस पर टीडीएस नहीं कटा था। तो इसका मतलब क्या इसको ग्रॉसअप करना है या ये ऑलरेडी ग्रॉस्ड अप है? सर ये ऑलरेडी ग्रॉस्ड अप है, तो क्या ये 5000 एज इट इज आएगा? वेरी गुड। अब मुझे बताओ, फ्रॉम जेड लिमिटेड, बताओ जी, 18,000 नेट ऑफ टीडीएस। अब आप समझ रहे हैं कि इसके अंदर क्योंकि ये 5,000 एक्सीड कर चुका है, तो क्या डेफिनेटली कंपनी ने टीडीएस काटा होगा। कितना काटा होगा? 10%। तो बस इतना बता दो, अगर 10% टीडीएस काटा होगा तो जो तुम्हें रिसीव होगा क्या वो नेट ऑफ टीडीएस होगा? बिल्कुल। तो यहाँ पे नेट ऑफ टीडीएस लिखना है या ग्रॉसिंग अप करना है? सर ग्रॉसिंग अप करना है। तो इसको जब आप ग्रॉसिंग अप करोगे तो कौन बताएगा कितना आएगा? सर 20,000 रुपये आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे ही फ्रॉम एबीसी लिमिटेड, बताओ ये भी नेट ऑफ टीडीएस है, इसको भी ग्रॉसअप कर लेना। सो 90,000 डिवाइड बाय 0.9, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1,00,000 रुपये। तो अब मुझे बता दो कि टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड आफ्टर ग्रॉसिंग अप क्या 1,29,000 रुपीज़ आ जाएगा? हाँ, अब हमें क्या करना है, कौन बताएगा? क्या इसमें से हमें क्लेम करनी है डिडक्शन, ठीक है ना? आई होप सो सबको समझ आ रहा है। कलेक्शन चार्जेस का डिडक्शन अब मिलना नहीं, सिर्फ इंटरेस्ट एक्सपेंस का मिलना है, वो भी टू द एक्सटेंट ऑफ 20%। तो बताओ एक्चुअल कितना था? 20,000, और 20% ऑफ 1,29,000 कितना आ सकता है यहाँ पे? मतलब आपको मैक्सिमम कितना मिल सकता है वो हम कैलकुलेट करेंगे। 25,800, दोनों में से जो भी लोअर होगा, यानी कि 20,000 का आपको डिडक्शन मिलेगा। सो 1,09,000 विल बी योर इनकम, डिविडेंड इनकम, जो कि आपकी जीटीआई में इंक्लूड की जाएगी। लो जी, खत्म हो गया हमारा। क्या यहाँ तक मैं लॉक कर सकता हूँ? यस सर, बिल्कुल कर सकते हो। जल्दी बोलो फटाफट से, ठीक है ना? ठीक है सर, बहुत आसान हो गया सर ये तो। ठीक है, अब यही क्वेश्चन आपके पेपर में आना है, मैं बस पहले ही बता रहा हूँ आपको, ठीक है? अब ना एक नया सेक्शन इंसर्ट हुआ डिडक्शन के चैप्टर में। डिडक्शन के चैप्टर में सेक्शन 80M, ये था इन रिलेशन टू इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड्स। इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड्स, इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड्स, ठीक है ना? तो अब क्योंकि ये मैं करा दूंगा ना, तो आपका डिविडेंड वाला सारा अमेंडमेंट कवर अप हो जाएगा, ठीक है ना? तो ऊपर लिखेंगे डिडक्शन के चैप्टर में न्यूली इंसर्टेड सेक्शन 80M, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड्स। अब एक बच्चा कहता है सर इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड्स क्या होता है? वेरी सिंपल, जब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स परचेज करती है तो दैट कंपनी बिकम्स शेयर होल्डर ऑफ दैट अनदर कंपनी, तो उसके बदले में क्या उसको जब डिविडेंड मिलता होगा तो क्या वो इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड्स होते हैं? बिल्कुल। तो इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड्स का मतलब क्या होता है? डिविडेंड रिसीव्ड बाय अ कंपनी
फ्रॉम अनदर कंपनी। ठीक है जी, इसको बोलते हैं इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड्स। ठीक है ना। अब बेसिकली इसमें क्या अमेंडमेंट आई है, तो इसके लिए चलिए चलते हैं, यहां पे चलते हैं, यहां पे चलते हैं। फो यस, ये है एटीएम। ठीक है ना। तो आप पहले, मैं आपको लिखवा रहा हूं, फिर मैं आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा, आपका इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड डिडक्शन भी आपको समझ आ जाएगा। ठीक है ना। देखो जरा क्या लिखा है। कहता है अगर कोई भी डोमेस्टिक कंपनी, अगर कोई भी डोमेस्टिक कंपनी, यानी कि ये डिडक्शन सिर्फ किसको मिलेगी, डोमेस्टिक कंपनी को। अगर किसी भी डोमेस्टिक कंपनी की ग्रॉस टोटल इनकम में इंक्लूडेड पाया गया क्या, डिविडेंड। यानी कि अगर मान लो रिलायंस कंपनी ने किसी अन्य कंपनी में इन्वेस्टमेंट करी हुई है, तो डेफिनेटली हो सकता है कि उस कंपनी ने रिलायंस कंपनी को डिविडेंड दिया हो सकता है ना। तो पहले तो क्या होता था, सेक्शन 1034 में एग्जाम्प्ट होता था, लेकिन अब तो आपने अभी पढ़ा, क्योंकि अब एज पर द न्यू लॉ क्या वो रिलायंस कंपनी के हाथ में टैक्सेबल होगा। अगर टैक्सेबल होगा तो क्या वो उसकी जीटीआई में इंक्लूड हो रहा होगा, बिल्कुल। तो रिपीट करूंगा मैं, अगर किसी डोमेस्टिक कंपनी की इनकम में, उसकी जीटीआई में इंक्लूड हो रहा होगा डिविडेंड, जो उसने कहां से रिसीव किया होगा, फ्रॉम एनी अदर डोमेस्टिक कंपनी। यानी कि अगर रिलायंस कंपनी ने इन्फोसिस में कुछ इन्वेस्टमेंट्स करी हुई हैं और इन्फोसिस से अगर उसको क्या मिल रहा है, कोई डिविडेंड मिल रहा है, तो एटीएम लग जाएगा। ठीक है ना। या फिर डिविडेंड फ्रॉम एनी फॉरेन कंपनी, ऐसा भी हो सकता है कि रिलायंस कंपनी ने इन्वेस्टमेंट करा हो किसी अदर फॉरेन कंपनी के अंदर, तो हो सकता है कि उसकी जीटीआई में वो भी आ रहा हो, यस। या फिर बिजनेस ट्रस्ट, या फिर रिलायंस कंपनी की कमॉन इनकम में इंक्लूडेड हो क्या, इनकम, डिविडेंड इनकम फ्रॉम एनी बिजनेस ट्रस्ट। ठीक है ना। तो मैं रिपीट करूंगा, एटीएम कब लगेगा, अगर किसी डोमेस्टिक कंपनी की इनकम यानी कि जीटीआई में इंक्लूडेड पाया गया डिविडेंड, कहां से, फ्रॉम एनी अदर डोमेस्टिक कंपनी, फ्रॉम एनी फॉरेन कंपनी, या फ्रॉम बिजनेस ट्रस्ट। अगर ऐसा हुआ तो उस कंपनी को डिडक्शन मिलेगी, तो एटीएम डिडक्शन आपको दे देगा। लेकिन एटीएम डिडक्शन कब देगा वो समझना है हमें। लॉ कहता है डिडक्शन मिलेगी कब, अगर ये डोमेस्टिक कंपनी यानी कि रिलायंस जिसको डिविडेंड्स मिले हैं, ड्यू डेट से पहले, रिपीट कर रहा हूं, ड्यू डेट से पहले अगर वो डिविडेंड आगे डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, तो मेरे पास 50 लाख आए, अगर मुझे वो 50 लाख का एटीएम में डिडक्शन चाहिए, तो मुझे वो 50 लाख डिस्ट्रीब्यूट करने होंगे एज डिविडेंड्स टू दी अदर शेयर होल्डर्स, मेरे शेयर होल्डर्स को, बिफोर ड्यू डेट। क्या मतलब है, आराम से देखते हैं। टू दी एक्सटेंट द अमाउंट ऑफ डिविडेंड जो कि रिसीव किया गया था, जितना अमाउंट रिसीव किया गया था, डज नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय इट ऑन और बिफोर ड्यू डेट। क्रक्स ऑफ द स्टोरी कि अगर एटीएम का डिडक्शन रिलायंस को चाहिए, तो रिलायंस को क्या करना होगा, अपना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। लेकिन कब तक, ऑन और बिफोर द ड्यू डेट। अब बच्चे ने पूछा सर ड्यू डेट क्या होती है। सर अगर आपने मेरी पुरानी वाली, यानी कि जो मैंने पिछली अमेंडमेंट क्लास डाली थी, अगर वो देखी है, तो आप मुझे बताओ क्या ड्यू डेट ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 139(1) एक्सटेंड हो गई है बाय 1 मंथ, यस। तो इन्होंने क्या बोला कि आपको जो डिविडेंड बांटना है ना, वो ड्यू डेट ऑफ रिटर्न तक नहीं, उसके 1 मंथ प्रायर तक आपको बांटना है। तो ड्यू डेट का मतलब है 1 मंथ प्रायर टू द डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न, सिंपल। तो मैं छोटा सा इसके ऊपर क्वेश्चन करा देता हूं, तो आपका एटीएम भी खत्म हो गया। ठीक है ना। देखो कैसे, मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज को डिविडेंड रिसीव्ड होता है 50 लाख का फ्रॉम इन्फोसिस, ठीक है जी, और ये डिविडेंड मान लो उसको रिसीव्ड हुआ ऑन 20 नवंबर 2020 में। ठीक है ना, बड़े आराम से देखना, 20 नवंबर 2020 में ये डिविडेंड हमें रिसीव्ड होता है। ठीक है सर। अगर कंपनी चाहती है कि ये 50 लाख का उसको एटीएम में क्या मिल जाए, डिडक्शन मिल जाए। अगर कंपनी चाहती है, रिलायंस कंपनी चाहती है कि मुझे 50 लाख का क्या मिल जाए, डिडक्शन मिल जाए, तो कौन मुझे बताएगा
क्या ये 50 लाख उसको डिस्ट्रीब्यूट करने होंगे? कब तक? अप टू 30 सितंबर। सर 30 सितंबर क्यों? सर अगर मेरी पुरानी वाली अमेंडमेंट, यानी कि मैंने पहले ही बोला 2 अमेंडमेंट मैं दे चुका हूँ, वो जरूर देखिए। लास्ट अमेंडमेंट में मैंने आपको बता दिया था कि अब ड्यू डेट बढ़कर 31 अक्टूबर हो चुकी है कंपनीज की, 1 मंथ बढ़ चुकी है। तो उन्होंने क्या बोला, एज ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न नहीं बोला, 1 मंथ प्रायर बोला। तो अगर ड्यू डेट 31 अक्टूबर है तो 1 मंथ प्रायर यानी कि 30 सितंबर। तो 30 सितंबर तो रिलायंस इंडस्ट्री को क्या करना होगा, वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। लेट अस प्रिज्यूम अगर वो डिस्ट्रीब्यूट सिर्फ 40 लाख ही करते हैं, अब बताओ अगर वो डिविडेंड सिर्फ कितना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 40 लाख, तो उनको डिडक्शन भी कितना मिलेगा, 40 लाख। अगर उन्होंने 30 लाख करा तो उनको डिडक्शन भी कितना मिलेगा, 30 लाख। कुछ समझ आ रहा है? इन शॉर्ट, क्या अगर एटीएम को अप्लाई करना है तो जितना डिविडेंड आपने रिसीव किया था, क्या अगर सारा डिडक्शन लेना चाहते हो तो क्या वो डिस्ट्रीब्यूट करना होगा कब तक, अप टू 30 सितंबर तक। मैं 30 सितंबर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ द कंपनी इज नाउ एक्सटेंडेड अप टू 31 अक्टूबर, तो 1 मंथ प्रायर का मतलब 30 सितंबर तक। क्या मैं यहाँ तक लॉक कर सकता हूँ? जल्दी बोलो। तो हमने एटीएम भी खत्म कर दिया, यहाँ तक क्लियर है? जल्दी बोलो फटाफट से। चलिए, अब एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर यार एक बात बताओ, सब कुछ ठीक है, सब कुछ समझ आ गया, सर ये एटीएम का पर्पस क्या है, लाया क्यों गया है ये? सर इसका लॉजिक क्या हो सकता है, अब इसको समझ लेते हैं जरा, ठीक है? ध्यान से देखिएगा जरा। देखिए पहले क्या होता था, अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने सेक्शन 115(O)(1)(A पढ़ा था। उसमें मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि अगर मान लीजिए कि कोई भी डोमेस्टिक कंपनी अगर अपनी सब्सिडरी कंपनी से, जो कि डोमेस्टिक हो, कोई डिविडेंड रिसीव्ड करती है, ठीक है ना, अगर मैंने अपनी सब्सिडरी कंपनी से डिविडेंड रिसीव करा है और अगर सब्सिडरी कंपनी ने सीडीटी पे करा हुआ है, तो वो डिविडेंड जब ये डोमेस्टिक कंपनी आगे डिस्ट्रीब्यूट करती थी, मान लो मुझे सब्सिडरी कंपनी से डिविडेंड मिला 2 लाख रुपए और हमने आगे डिस्ट्रीब्यूट करा है 5 लाख रुपए, तो आपको याद होगा सेक्शन 115(O)(1)(A हमने क्या पढ़ा था कि इस 5 लाख में से ये 2 लाख रुपए लेस हो जाएंगे, तो डोमेस्टिक कंपनी जो होगी उसको 3 लाख पे फर्दर सीडीटी पे करना होगा। ये पहले पढ़ा था, लेकिन अब आप मुझे बताओ क्या ये लॉ स्क्रैप हो चुका है? क्यों? क्योंकि कंडीशन क्या थी कि डोमेस्टिक कंपनी की इनकम में से रिड्यूस कर दिया जाएगा अमाउंट ऑफ डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम सब्सिडरी कंपनी, अगर सब्सिडरी कंपनी हैज पेड सीडीटी। अरे भैया सीडीटी अब है ही नहीं, समझो। तो क्या 115(O)(1)(A स्क्रैप हो चुका है? हाँ। तो अब मुझे बताओ फिर, अब जब ये स्क्रैप हो चुका है तो टू अवॉइड डबल टैक्सेशन, कम ऑन, टू अवॉइड डबल टैक्सेशन क्या एटीएम लाया गया? कैसे? अब देखो जरा, अगर मैं ये कहूं कि अब डोमेस्टिक कंपनी, और एक चीज अगर आपको याद हो ना, तो मैं क्लास में एक चीज हमेशा बोलता था, क्या सर, हम ये बोलते थे कि ये बेनिफिट सिर्फ सब्सिडरी कंपनी को दिया जाता था, तो अब ये भी इन्होंने खत्म कर दिया। अब इन्होंने कुछ ऐसा नहीं वर्ड यूज करा सब्सिडरी, इन्होंने सिंपली क्या कहा, अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी को डिविडेंड मिला है, किससे किससे डिविडेंड मिला है? सर डिविडेंड मिला है किसी भी डोमेस्टिक कंपनी से, बिजनेस ट्रस्ट से, फॉरेन कंपनी से, कहीं से भी डिविडेंड मिला हो तो वो डिविडेंड आपकी इनकम में से, यानी कि आपको उस डिविडेंड का क्या मिल सकता है, डिडक्शन। कंडीशन उन्होंने लगा दी क्या, कि उस डिविडेंड को फिर आप आगे डिस्ट्रीब्यूट कर देना 1 मंथ प्रायर टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न से। ये लॉजिक है, ठीक है? ठीक है सर। अब एक लास्ट पॉइंट बताने जा रहा हूं, फिर उसके बाद मेरा पॉइंट फिनिश। जब हम डिविडेंड का चैप्टर पढ़ते थे ना, तो हम सेक्शन 115 बीबीडी भी पढ़ते थे। याद करो कौन सा सेक्शन था वो? सर वो सेक्शन था, अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी रिसीव्ड करती पाई गई किसी भी फॉरेन कंपनी, जो कि स्पेसिफाइड होनी चाहिए, जिसमें आपका 26% मिनिमम स्टेक होता था, अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी अपनी फॉरेन कंपनी से, कौन सी फॉरेन कंपनी, जो स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी हो, अगर डिविडेंड रिसीव्ड करती पाई गई, याद करो क्या 115 बीबीडी कहता था कि उस डिविडेंड इनकम पे 15% का टैक्स लगेगा। कुछ याद आ रहा है?
अब बच्चा कहता है सर क्या इसका भी अभी रेलेवेंस है? हाँ देखो कैसे, अब मैं आपको मिक्स करके बताता हूँ, ठीक है ना, दोनों को जोड़कर बताता हूँ कि प्रोविजन कैसे चलेगा, ठीक है ना, लॉजिकली समझना है आपने। देखो ये 115 बीबीडी ने सिर्फ रेट की बात करी थी। 115 बीबीडी सिर्फ क्या बात करता है? रेट कितना पे करना है ना, वो सिर्फ रेट की बात करता है। लेकिन क्या एटीएम डिडक्शन की बात करता है? बिल्कुल। तो अब अगर मैं आपसे ये पूछूं, प्रैक्टिकली मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, देखो ये थोड़ा सा एडवांस लेवल क्वेश्चन है, अगर मैं नहीं बताऊंगा आपको समझ भी नहीं आएगा, ठीक है ना, तो इसलिए समझना बड़ा जरूरी है। बहुत सारे लोग अमेंडमेंट के अंदर ये चीजें नहीं बताएंगे आपको कि इस अमेंडमेंट का इम्प्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है। देखो मैंने पहले ही बोला इट्स वेरी इजी कि हम स्ट्रेट अमेंडमेंट कुछ भी बता दें, आपको बड़ा मजा आएगा, लेकिन उसकी कनेक्टिविटीज अगर मैं नहीं बताऊंगा तो वो यूजलेस क्लास है, ठीक है ना, तो इसलिए कनेक्टिविटी को समझो। अब मान लेते हैं रिलायंस कंपनी की बात करते हैं, ठीक है, आराम आराम से देखो, बड़ा बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। रिलायंस कंपनी ने लेट्स से डिविडेंड रिसीव करा, ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लो, ये क्वेश्चन आपकी जिंदगी बना देगा, ठीक है ना, आई एम टेलिंग यू। डिविडेंड रिसीव करा, 50 लाख रुपए उसने डिविडेंड रिसीव करा फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी, 30 लाख उसने रिसीव करा फ्रॉम स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी, ठीक है ना। अब देखना आप कितना मजा आएगा, ठीक है, टोटल उसने कितना रिसीव करा? 80 लाख रुपए, ठीक है। और अगर मैं ये कहूं अप टू 30th ऑफ सितंबर, अप टू 30th ऑफ सितंबर, आउट ऑफ 50 लाख जो कि रिसीव्ड हुआ था फ्रॉम द डोमेस्टिक कंपनी, उसने 40 लाख आगे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और अगर मैं कहूं कि आउट ऑफ दिस 30 lakhs उसने डिस्ट्रीब्यूट करा 10 लाख, ठीक है, आपने बताना है कि रिलायंस कंपनी की ग्रॉस टोटल इनकम में डिविडेंड कितना आएगा। बड़े आराम आराम से देखना। तो आप कैसे करोगे इसको? जब आप रिलायंस की जीटीआई निकालोगे तो क्या आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, क्या डिविडेंड पूरा 80 लाख रुपए ले लेना, ठीक है, मान लेते हैं 2 मिनट के लिए उसकी पीजीवीपी इनकम भी होगी, मान लेते हैं वो है 50 लाख, मैं थोड़ा सा सिंपल कर रहा हूँ, है ना, रिलायंस कंपनी की बात कर रहे हैं और वी आर टेकिंग फिगर्स इन लैक्स, सो प्लीज, है ना, आप बच्चों के हिसाब से ये बात हो रही है। तो आप मुझे बताओ क्या ये जीटीआई आ गया कितना? सर 130 lakhs आ गया, ठीक है। अब हमें डिडक्शन लेनी है, तो डिडक्शन मिलेगी एटीएम में। अब एटीएम क्या कहता है? जितना आप 30 सितंबर तक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे वो आप डिडक्शन ले लो। तो बताओ 40 यहाँ से, 10 यहाँ से, 50 लाख का डिडक्शन आ गया, तो कितना बचा? 80 लाख रुपए आ गया, ठीक है। अब इस 80 लाख को क्या करना है? टैक्स। अब आराम से समझो टैक्स कैसे करना है। देखो लॉ कहता है, बड़े ध्यान से समझना इस बात को, ये बताएगा नहीं कोई भी आपको। लॉ कहता है इस 80 लाख में से आप क्या करो, ये जो स्पेसिफाइड वाला था ये तो 115 बीबीडी वाला है, और 115 बीबीडी कहीं पे भी अभी एबॉलिश नहीं हुआ, ठीक है ना, 115 बीबीडी अभी एबॉलिश नहीं हुआ, ध्यान रखना, 115 बीबीडी अभी एबॉलिश नहीं हुआ। तो सर क्या करें फिर? सर 10 लाख पर क्या 115 बीबीडी लगाओ, क्या 15% पे टैक्स कर दो। 70 लाख पर क्या रिलायंस कंपनी अपना नॉर्मल टैक्स पे करेगी? अब नॉर्मल टैक्स कितना होता है? सर वो आपको टैक्स रेट्स मालूम है, ठीक है जी, तो जो भी नॉर्मल टैक्स बनेगा कंपनी का वो पे करेगी, लेकिन क्या 115 बीबीडी में वो 10 लाख पे कितना पे करेगी? 15%। सर मेरे ख्याल से ये समझ आ गया है। अब जाते जाते मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, वो मुझे आप करके दिखा दीजिएगा, एंड प्लीज मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आप अगर इसको कैजुअल लोगे ना तो आई एम टेलिंग यू ये आपके लिए बहुत दिक्कत कर देगा आपके एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो जो मैं क्वेश्चन लास्ट में पूछूंगा मुझे उसका आंसर नीचे जरूर चाहिए, अदरवाइज यू पीपल आर वेस्टिंग योर टाइम, नथिंग एल्स। क्लियर है? चलो, तो आई एम गिविंग यू 2 क्वेश्चंस, आइए देखते हैं जरा, लिखो जरा क्वेश्चन बच्चे, ठीक है। आई विल बी गिविंग यू 2 क्वेश्चंस नाउ, ठीक है ना, 2 क्वेश्चंस दूंगा, एक में हम लोग एटीएम का कॉन्सेप्ट भी चेक करेंगे, ठीक है ना, इनफैक्ट 2 में हम एटीएम चेक करेंगे,
और एक हम इंडिविजुअल का लेंगे, ठीक है ना। चलो देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 1, एक्स लिमिटेड एक डोमेस्टिक कंपनी है, ठीक है। एक्स लिमिटेड एक डोमेस्टिक कंपनी है, उसने रिसीव्ड करा डिविडेंड फ्रॉम अदर डोमेस्टिक कंपनी, कितना, 40 लाख, ठीक है। उसकी अदर इनकम्स 50 लाख, ठीक है जी। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड टिल 30th सितंबर 30 लाख। आपको जीटीआई निकालना है, ठीक है ना। आपको क्या निकालना है, जीटीआई, एंड टैक्स निकालना है। मैं आपको दे रहा हूं, उसका टैक्स रेट है 30%, सिंपल, प्लस उसमें एचईसी करना 4%। ये मेरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, ये करना है आपने, आई एम टेलिंग यू, नहीं तो परेशान हो जाओगे आप। एक्स लिमिटेड डोमेस्टिक कंपनी है, रिसीव करती है डिविडेंड को फ्रॉम स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी। अच्छा, जब मैं ये लिख देता हूँ ना स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी, इसका मतलब मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका स्टेक 26% से ज़्यादा है, ठीक है ना। कितना, 40 लाख। उसकी अदर इनकम 50 लाख। उसने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करा टिल 30th सितंबर 30 लाख। एक तो आपको जीटीआई निकालना है और एक आपको टैक्स निकालना है, अगर कंपनी का नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स 30% है तो, ठीक है ना। ये आपको करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन में इसमें और ऐड कर रहा हूं। अगर आपने ये सब आंसर मुझे दे दिए तो आपका डिविडेंड का अमेंडमेंट पूरा फिनिश, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे जरा। मिस्टर एक्स रेजिडेंट है, received following dividends during previous year 2020-21, ठीक है। फ्रॉम एक्स लिमिटेड 4000, वाई लिमिटेड 90,000 नेट ऑफ टीडीएस, ठीक है जी। और उसने इंटरेस्ट एक्सपेंस बियर करा है 20,000 और उसके कलेक्शन चार्जेस हैं 10,000। आपको सिर्फ ये बताना है कितना डिविडेंड इंक्लूड होगा जीटीआई के अंदर, फिनिश। हाउ मच डिविडेंड विल बी इंक्लूडेड इन द जीटीआई, बस आपने ये बताना है बेटा, एंड दैट्स ऑल, डन, ठीक है जी। तो 3 अमेंडमेंट्स हैं, मतलब 3 क्वेश्चंस हैं। आई वांट आप इन तीनों का आंसर दीजिए, आपको बहुत मज़ा आएगा, और इसी के साथ हमारे डिविडेंड रिलेटेड अमेंडमेंट इज ओवर, ठीक है जी। सो दिस वाज माय 3rd क्लास। आई वांट कि इन क्लासेस को जो मैं दे रहा हूँ थॉरली एक बार ही पढ़िए, ठीक है। देन यू विल रियलाइज कि इसको हमने किस तरह से ख़त्म किया, क्लियर है। क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करो जो मैं आपको दे रहा हूँ, तभी आपको एहसास होगा कि आपको अमेंडमेंट समझ आई है। अदरवाइज आप फॉर्मेलिटी करोगे, आपको खुद दिक्कत होएगी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए सिंसियरली इन सब क्वेश्चंस को करो, कमेंट बॉक्स में आंसर दो, और अगर कोई दिक्कत हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखो, वी विल टेक अप इन द नेक्स्ट amendment, right? Thank you very much. God bless you all. Stay tuned, stay blessed.